محسن नकवी ने इस बात की तरफ इशारा दे दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में सैम अयूब स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहेंगे। चैंपियन ट्रॉफी सैम अयूब नहीं खेलेंगे। अब मसला ये पैदा हो रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में एक ओपनर था फ़खर ज़मान, दूसरा ओपनर था सैम अयूब। अब सैम अयूब चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं रहे तो सैम अयूब की जगह कौन लेगा? मतलब फ़खर ज़मान के साथ दूसरा वो कौन सा प्लेयर होगा जो ओपनर आएगा? तो टोटल 4 नाम सामने आए हैं। 4 नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है कि फ़खर ज़मान के साथ वो ओपन कर सकता है। तो वो 4 नाम कौन से हैं, वो 4 प्लेयर कौन से हैं, वो हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हर प्लेयर की करियर के ऊपर बात करेंगे कि ओडीआई में उस प्लेयर का करियर कैसे रहा। सबसे पहले जो नाम आया है वो बाबर आजम का है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान के साथ दोबारा बाबर आजम को ओपन करना चाहिए। तो बाबर आजम का ओडीआई करियर के अंदर कैसे रिकॉर्ड रहा है, सबसे पहले वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, फिर आपसे ही पूछते हैं। तो 2015 से लेके 2025 तक बाबर आजम ने 123 ओडीआई मैचेस खेले हैं। उसमें 5,957 रन बनाए हैं। हाई स्कोर 158 का है। एवरेज वो 56.73 है, 56 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट वो 88 है, 88 है। 100 19 है और 50 34 है। और बाबर आजम 15 मरतबा 0 रन के ऊपर आउट हुए हैं। तो मुझे ये जो रिकॉर्ड है बाबर आजम का वो थोड़ा सा मुनासिब लग रहा है। अगरचे इस वक्त बाबर आजम की परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 हो गई है, लेकिन ओडीआई करियर के अंदर बाबर आजम के रिकॉर्ड थोड़े से मुनासिब है। दूसरा नाम जो आया है वो इमामुल हक का आया है कि इमामुल हक को फ़खर ज़मान के साथ ओडीआई में ओपन करना चाहिए। तो इमामुल हक का ओडीआई में कैसा करियर रहा वो आपके साथ शेयर करते हैं। इमामुल हक ने 72 मैचेस खेले हैं, उसमें 3,138 स्कोर बनाए हैं। हाई स्कोर जो है वो 151 है, 151 रन का। एवरेज वो 48 है। स्ट्राइक रेट वो 82 है, 82। और 100 जो है वो इमामुल हक ने 9 मारे हैं और 50 या 20 बनाई हैं और 6 मरतबा 0 रन के ऊपर आउट हुए हैं। तो इमामुल हक का जो स्ट्राइक रेट है वो बाबर आजम से भी कम है, क्योंकि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट था वो 88 था और इमामुल हक का जो स्ट्राइक रेट है वो 82 है। इसी तरह जो हाई स्कोर है बाबर आजम का वो 158 है और इमामुल हक का जो हाई स्कोर है वो 151 है। एवरेज का अगर देखा जाए तो एवरेज में बाबर आजम का जो एवरेज है वो 56 है और इमामुल हक का जो एवरेज है वो 48 है। अगरचे इमामुल हक ने जो मैचेस खेले हैं वो बाबर आजम से कम खेले हैं, क्योंकि इमामुल हक ने 72 मैचेस खेले हैं और बाबर आजम ने 123 मैचेस खेले हैं। तो शायद इस वजह से भी फ़र्क आ सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं आपने कमेंट में बताना है। तीसरा नाम जो आया है वो मोहम्मद रिजवान का आया है। जी हाँ, तीसरा नाम ये आया है कि फ़खर ज़मान के साथ मोहम्मद रिजवान को ओपन करना चाहिए। तो मोहम्मद रिजवान का करियर ओडीआई के अंदर कैसा रहा वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये सारे जो करियर आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि इनमें से कौन सा प्लेयर वो डिज़र्व करता है फ़खर ज़मान के साथ ओपन करने का, और वो कौन सा प्लेयर है आपने कमेंट में लाजमी बताना है। रिजवान का जो करियर है वो ओडीआई के अंदर कुछ यूँ है कि रिजवान ने 83 मैचेस खेले, रन जो है वो 2,352 रन बनाए हैं। हाई स्कोर रिजवान ने 131 बनाए। एवरेज वो 41 का रहा है। स्ट्राइक रेट वो 88 है और 300 बनाए मोहम्मद रिजवान ने। 15 50 लगाई हैं और 17 मरतबा 0 के ऊपर आउट हुए हैं। तो बाबर आजम जो है वो 15 मरतबा 0 के ऊपर आउट हो गए थे। इमामुल हक 6 मरतबा आउट हुए हैं और रिजवान 17 मरतबा 0 रन के ऊपर आउट हुए हैं। तो यहाँ पर रिजवान का जो रिकॉर्ड है वो इमामुल हक से थोड़ा सा गिरा हुआ है, क्योंकि इमामुल हक ने मैचेस खेले थे 72 और रिजवान ने मैचेस खेले 83। मतलब रिजवान की मैचेस ज़्यादा है लेकिन स्कोर इमामुल हक के ज़्यादा है। इमामुल हक का जो स्कोर था वो 3,138 और रिजवान की जो स्कोर है वो 2,352। हाई स्कोर की बात करें तो हाई स्कोर भी
इमामुल हक का अच्छा था। इमामुल हक का जो हाई स्कोर था वो 151 था और रिजवान का जो हाई स्कोर है वो 131 है। एवरेज की बात करें तो एवरेज में भी इमामुल हक वो रिजवान से बेहतर है। इमामुल हक का जो एवरेज था वो 48 था और रिजवान का जो एवरेज है वो 41 है। स्ट्राइक रेट की पर बात करें तो स्ट्राइक रेट में रिजवान व इमामुल हक से आगे हैं। यह एक अजीब सा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई रिजवान कैसे आगे हो सकता है। रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है वो 88 है और इमामुल हक का जो स्ट्राइक रेट है वो 82 है। और 100 की बात कर ले और 50 की बात कर ले तो इन दोनों में इमामुल हक व रिजवान से आगे है। इसी तरह इमामुल हक 0 के ऊपर भी कम आउट हुए हैं। तो कुल मिला के ये कि इमामुल हक का जो रिकॉर्ड है वो रिजवान से बेहतर है। चौथा नाम जो आया है वो शान मसूद का आया है। वैसे तो इनका नाम होना ही नहीं चाहिए। जो टेस्ट करियर के अंदर उन्होंने जो काम बिगाड़ दिया, पाकिस्तान का नाम ख़राब कर दिया। अब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, शान मसूद को फ़खर ज़मान के साथ ओपन करना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। लेकिन सबसे पहले शान मसूद का ओडीआई के अंदर जो करियर रहा है वो पहले आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपने बताना है क्या शान मसूद डिज़र्व करते हैं ओडीआई सीरीज़ के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है ना, अगर वो टीम स्क्वाड में डिज़र्व करते हैं तो फिर क्या वो फ़खर ज़मान के साथ ओपन करने की सलाहियत रखता है कि नहीं। शान मसूद ने ओडीआई करियर के अंदर टोटल 9 मैचेस खेले और स्कोर 163 रन बनाए हैं। हाई स्कोर 50 है, एवरेज 18 का है, स्ट्राइक रेट 69 है, 100 0 है, 150 है और एक मतलब भी 0 के ऊपर आउट नहीं हुए। तो सबसे पहले सवाल ये निशान ये है कि भाई शान मसूद ने ओडीआई इतने मैचेस खेले ही नहीं है। आप जो है वो कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान के साथ शान मसूद को ओपन करना चाहिए। उस बंदे ने सिर्फ 9 मैचेस खेले। इससे पहले जो 3 नाम आपको मैंने बताए हर एक ने 50 से ऊपर ही मैचेस खेले, क्योंकि बाबर आजम ने तो 100 क्रॉस कर लिया है और रिजवान ने वो 80 को क्रॉस कर लिया है, इमामुल हक ने 70 को क्रॉस कर लिया। तो इन तीनों के होते हुए शान मसूद का नाम कैसे आ सकता है कि जिसने सिर्फ 9 मैचेस खेले ओडीआई और उसके अंदर भी उसके रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि टोटल जो रन 9 मैचेस में शान मसूद ने बनाया वो 163 रन और हाई स्कोर सबसे ज़्यादा जो रन उसने बनाया भाई है कि 50 लगाइए 50 रन और एवरेज अगर देखा जाए तो 18 का है। मतलब हर चीज़ के अंदर ये जो बंदा है ये शान मसूद वो इन तीनों से नीचे है। और इसी तरह स्ट्राइक रेट की बात कर ले तो वो भी कम है, 69 है और 100 इसने एक भी नहीं बनाया है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये उठता है कि शान मसूद क्या ओडीआई के अंदर यानी ओडीआई के स्क्वाड में होने के सलाहियत रखते हैं कि नहीं। क्या शान मसूद को सबसे पहले पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सवाल तो ये बनना चाहिए, अगर शान मसूद को पाकिस्तानी स्क्वाड में जगह मिल जाती है, पाकिस्तानी टीम के अंदर जगह मिल जाती है, फिर दूसरा सवाल ये निशान ये आता है कि क्या उसे फ़खर ज़मान के साथ ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। चारों का जो करियर था ओडीआई के अंदर वो हमने आपके सामने रख दिया है। आपको कौन सा प्लेयर, आपको क्या लगता है कि फ़खर ज़मान के साथ कौन से प्लेयर को ओपन करना चाहिए, नीचे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है।